हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की, राइट? इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझते हैं या समझते हैं कि ये चल क्या रहा है, व्हाट इज दिस क्राइसिस ऑल अबाउट। ठीक है, सबसे पहले तो यूक्रेन, इस यूक्रेन के बारे में अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अपने जब ज्योग्राफी में स्टेपीज के बारे में पढ़ते थे ना, स्टेपीज ग्रासलैंड्स, राइट, लॉन्ग ग्रासेस, यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि यूक्रेन में वो पाए जाते हैं। ठीक है, अपने शर्नोबिल डिजास्टर 1986 के बारे में पढ़े हैं, 26 अप्रैल 1986, शर्नोबिल डिजास्टर, वो भी यूक्रेन में ही हुआ था। ठीक है ना? तो अब मैं आपको ये समझाऊं कि इसका इकोनॉमिक्स ये है कि भाई एट द वेरी बिगिनिंग जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं वे बैक। यूक्रेन, रशिया और ऐसे जितने भी कंट्रीज थे, बेलारूस हो गई और ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज, जॉर्जिया, ये सारी कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली 1920s के आसपास सोवियत यूनियन मिलकर बन गई थी, यूएसएसआर जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में और उसके बाद 15 कंट्रीज, रशिया और उसके आसपास की 14 कंट्रीज मिलकर बन गया यूएसएसआर। अब क्योंकि यूएसएसआर का मेजर कंट्रोल रशिया के पास था, रशिया बीइंग द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल, तो ऑलवेज जो रशियन कल्चर है यूक्रेनियन कल्चर के साथ ब्लेंडेड था। मतलब यूक्रेन में जो लोगों का कल्चर है क्वाइट सिमिलर और ऑलमोस्ट सेम टू व्हाट वी सॉ इन द केस ऑफ रशिया। मच लाइक इंडिया पाकिस्तान को अगर आप देख लो, लैंग्वेज, द वे पीपल स्पीक, द काइंड ऑफ फूड दैट दे ईट, काफी सिमिलर है, राइट। इंडिया पाकिस्तान में सेम चीज की मैं बात कर रहा हूं आपसे, रशिया यूक्रेन का। अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में ही व्लादिमीर पुतिन, जी हाँ, रशिया के लीडर, उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था रिसेंटली बहुत। उस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि दे ही थिंक्स कि भाई यूक्रेन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रशिया। उसमें ये इन्होंने बताया था। और एक बात होता है लिखना, बट एक बात होता है उसके ऊपर एक्शन लेना। लेटर हाफ में ये देखा जाने लगा, मतलब 2021 के एंडिंग में और 22 के बिगिनिंग में जो भी हम लोग देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए प्रिपरेशंस करने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप लोग अगर ये डायग्राम देखोगे, इसमें ये है यूक्रेन, रशिया क्या कर रहा है, अपना मिलिट्री यहाँ पे इधर बॉर्डर पे बेलारूस में ये सब पार्ट्स में ला ला के प्लेस कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सोल्जर्स, यूक्रेन का टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स ही अराउंड 25 लाख है, 1 लाख तो रशियन सोल्जर्स यहां पर प्लेस कर दिया गया है बॉर्डर पे। अच्छा, अभी इस बात से प्रॉब्लम आपका यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है। अब ये यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज, मैं इसलिए बोल रहा हूं इनको प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली आप लोग पढ़े हैं, जो लोग पॉल साइंस पढ़ते हैं ना क्लास 11-12 के लेवल पर, वो लोग पढ़ते हैं, और बाकी जो लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं वो लोग क्लास 11 में जाने होंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड नेटो। ये नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 30 कंट्रीज, जिसमें आप समझ लो यूएस, फ्रांस, यूके, ऐसी कंट्रीज हैं, 30 कंट्रीज हैं। और नेटो का अग्रीमेंट ये है कि अटैक ऑन एक कंट्री, 30 में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि वो 30 कंट्रीज पे अटैक है और सब कोई मिलके लड़ेंगे। ठीक है, अब काफी बार यूक्रेन ने इच्छा जाहिर की नेटो को कि भाई वो नेटो के साथ जुड़ना चाहता है। अब इधर पे आप समझो प्रॉब्लम रशिया को इस बात से भी है। एक तो दो प्रॉब्लम्स है। पहला जो मैंने कहा कि प्यूटिन जो मानते हैं कि जो 91 में एक्चुअली हुआ क्या था, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। मैं आपको बताया था ना, जो 1920 में फॉर्म हुआ था, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो मतलब जो 15 कंट्रीज मिलाकर एक कंट्री यूएसएसआर बना था, वो वापस डिसइंटीग्रेट होकर 15 कंट्रीज बन गया था। अब प्यूटिन जैसे लोग उस समय जब काम कर रहे थे ना, दे वर अनेबल टू कम आउट ऑफ दैट शॉक कि वापस यूएसएसआर अब नहीं रहा, इट हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड। 1991 में ये हुआ था। इस वजह से मैं आपको बताऊं कि एक तो ये शॉक कि भाई यूएसए और यूक्रेन और रशिया जो है वो एक ही है, और दूसरा अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो इसका मतलब
यूएसए और यूक्रेन का अच्छा अलायंस बन गया क्योंकि नेटो का वन ऑफ द लीडर्स है यूएस। अब यूएसए जब चाहे रशिया के बॉर्डर पे आके अपना मिलिट्री तैनात कर सकता है, क्योंकि यूएसए का जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट है, रशिया का आइडियोलॉजी सोशलिस्ट है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है और पास्ट में इनके बीच में रिवोल्ट बहुत बार ऐसे सिनेरियोज आए हैं कि दोनों के ऊपर वॉर, दोनों के बीच में वॉर होते होते बचा, जैसे 1961 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां रशिया अपना पूरा का पूरा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है सब क्यूबा तक ले आया था, क्यूबा यूएसए के बगल में। तब एक वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता 1961 में, वो बचा था। बट अब रशिया को डर है कि सिमिलर चीज यूएसए भी तो कर सकता है। अगर यूक्रेन इसका पार्ट बन गया नेटो का, तो यूएसए भी अपना 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 जितना भी आर्म्स एंड अम्यूनिशन है यहां प्लेस कर सकता है, और रशिया एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ जाए। 91 जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जिस साल में हुआ था, वो बहुत ही क्रुशियल ईयर है वर्ल्ड की हिस्ट्री से भी, क्योंकि आप सोचो 1991 में हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी का हालत खराब था। तभी तो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को जाना पड़ा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मदद लेने, और तभी तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में आया था। तभी 1991 वाली ईयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, जहां पे यूएसए इराक और ये सब जगह पे एंटर कर गया था। तो और 91 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, वो तो मैं आपको बता ही दिया। तो ईयर 1991 इधर पे एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। सर अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्रीज इस सिचुएशन में जहां पे रशिया और एक तरह से यूएस के बीच में एक वॉर स्टार्ट होने वाला है या लग रहा है हो जाएगा, तो देखो जी इंडिया को क्या करना चाहिए। पहली बात तो देखो जी, वॉर ही होए ये बहुत ही, इसका एकदम ना के बराबर चांसेस है क्योंकि सब कोई स्मार्ट है, सबके पास न्यूक्लियर पावर है। दूसरी बात भी ये है कि आज अगर एक फुल स्केल वॉर ये लोग करने की कोशिश करेंगे तो इनको पता है कि इनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगी। इंडिया को क्या करना चाहिए अगर उसका बात करें तो इंडिया में आपको बताऊं, जब इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में ना, तब वर्ल्ड बाइपोलर था, मतलब एक तरफ यूएसए था और यूएसएसआर था। तब इंडिया से नेहरू साहब और भी लोगों के साथ, जैसे ब्रोस टीटो और अलग अलग इजिप्ट, प्रेसिडेंट नासिर, इजिप्ट और ये सब मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था नैम, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके तहत इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम ना तो यूएस का पार्ट बनेंगे, मतलब ना तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, ना हम लोग ईस्टर्न यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। हम लोग एक मिडिल पाथ लेंगे, जहां हमें जिससे रिलेशन मेंटेन करना होगा हम लोग करेंगे। इंडिया का फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी में आपको बता दूं वर्ल्ड का नंबर 1 है, इफ नॉट टू बेस्ट है वर्ल्ड में, एंड इंडिया यही मेंटेन करेगा। इंडिया विल नॉट एंगेज और इंडिया विल रिमेन न्यूट्रल। इंडिया इस बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं और मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस वाज प्रोडक्टिव एंड आपको पता भी चला कि कैसे कितने सब्जेक्ट्स का नॉलेज एक साथ यहां पर समझने में इंपॉर्टेंट है। चलो जी, गुड बाय एवरीवन।